हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आपके विज्ञान में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा है आदर्श प्रश्न पत्र दिया गया है, विषय विज्ञान का है, कक्षा 10 सत्र जो है 2022-23 का है। तो जैसे ये समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, ये सारे इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते ही होंगे। ये पूर्णांक आपका 50 है। प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ये जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड और खंड ब में विभाजित है। खंड और खंड ब में भी 3 उपखंड हैं, क ख ग करके विभाजित किए गए हैं। ठीक है। खंड अ जो है आपका वो बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प का चुनना है और इसमें ओएमआर शीट को जो है नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, तो हम अधिक समय नहीं लेंगे, हम लोग बढ़ते हैं। ये खंड हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि जब नेत्र जो है, इसमें बताया है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यानी कि कोई प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो प्रकाश का जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो नेत्र के किस भाग द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी है, यानी कि स्वच्छ मंडल या कार्निया पर। ठीक है। यानी कि जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन हमारे स्वच्छ मंडल या कार्निया पर ही हो जाता है। ठीक है। इस तरह से अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से जो होता है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो है वोल्टता को निरूपित करेगा। पहला ऑप्शन दिया है हमारा कि किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। दूसरा ऑप्शन दिया है कि किया गया कार्य और गुणे में आवेश। और तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा। और चौथा ऑप्शन दिया किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो वोल्टता का मतलब हो गया कि भी। ठीक है। वोल्टता का मतलब हो गया भी। तो भी बराबर हमारा होता है W बटे आई टी, यानी कि भी बराबर, यानी कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे धारा गुणे समय। ठीक है। धारा गुणे समय। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर है ये सही होगा, यानी कि दूसरे का ए जो है सही है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु कोष्टक में बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है। यानी कि इसमें से बताना है कि किस स्थिति में जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है। यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसके लिए कंडीशन है, तो आप जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में जैसे ये ध्रुव होता है, फिर इसके बाद फोकस होता है, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र होता है। तो जब हम कोई वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बनता है और बहुत छोटा बनता है। ठीक है। जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक लाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में लाएंगे, ठीक है ना, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब लाते हैं तो यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है और साथ ही में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो तीसरे का सी हो जाएगा कि जब वस्तु जो है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनने के साथ साथ ही बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारा कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी, ठीक है, कोई कक्षा में जो होता है कोई बच्चा बैठा है जो सबसे पीछे के बेंच पे बैठा है, श्यामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक है। श्यामपट यानी कि पीछे से बैठ करके वो श्यामपट पे जो भी चीजें लिखी जा रही है उसको पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, यानी जो पाठ्य पुस्तक उसके नज़दीक है उसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन श्यामपट जो उससे दूर है 25 सेंटीमीटर से दूर है तो उसको पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है दूरदृष्टि दोष है। ठीक है। यानी उस व्यक्ति के अंदर दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष है, तो इसके लिए बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बोला है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है। दूसरा दिया है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है।
विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए वाला होगा कि विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है वो उससे दूर चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब निकट बिंदु दूर हो जाता है तो फिर व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आ जाता है और वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता, इसलिए वो जो विद्यार्थी है वो अपनी बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है। ठीक है, यानी कि 5 प्रतिरोध लगाए गए हैं और सबका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1/5 ओम है। इसका उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इनको मिला देने पे, सबको अगर मिला देंगे तो न्यूनतम यानी कि कम से कम प्रतिरोध हमको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ में न्यूनतम प्रतिरोध बताना है तो इसके लिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ये समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से ले जाएंगे 1/R5 तक, क्योंकि कुल 5 जो है प्रतिरोध लगाए गए। ठीक है, और सारे प्रतिरोध जो है 1/5 ओम के हैं। तो सबको हम लोग 1/5 मतलब अगर जैसे 1/R1 लिखना है तो इसके लिए ऐसे लिखना है 1/1/R1 लिखना होगा, सॉरी 1/1/5 लिखना होगा, क्योंकि R1 का जो मान हो गया वो 1/5 हो गया। तो ये इसको सीधा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 प्रतिरोध हैं, तो 1/R जो हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से जो R का मान हो जाएगा वो 1/1 जो है हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 1/25 ओम जो है सही आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोला है कि दिए गए चित्र के अनुसार मतलब एक फिगर दिया है, इसके अनुसार जो है कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए फिगर दिया है, ये हमारा चित्र दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस चित्र के हिसाब से जो धारा है वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। हम लोगों को बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में होगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तार के जो है ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि निम्नांकित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। तो आप जानते होंगे कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब कोई भी वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उसके मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, यहाँ पर आकर के बनता है इस तरह से और बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक मिश्रातु यानी कि मिश्र धातु है, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सी जो मिश्र धातु है। ए ऑप्शन दिया है कि तत्व, यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु माने हो गया कि दो अलग अलग धातुओं को मिलाया जाता है, तो ये हमारा एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मिश्र धातु होती है वो एक समांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि निम्न में से बताना है कि कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको पहचानना है। तो जैसा कि ये बहुत ही आसान सवाल है, असंतृप्त का मतलब हो गया कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के मध्य, दो कार्बन के मध्य जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, इसमें हमारा बी नंबर जो है इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। इसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा यहाँ गलती हो गया, थोड़ा देखिएगा इसमें, यहाँ पे थोड़ा आगे भी देखिए, यहाँ से बी हो गया यानी कि 9 का ये बी हो गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए डी वाला दिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है वो डी है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं देख पाए थे इसलिए। तो यहाँ पे आगे जो दिया है वो डी है, देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड है, यानी कि वहाँ से बी था और यहाँ पे डी वाला, बी और डी जो है यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो है बी और डी है आपका। तो बी और डी हमारा ये बी नंबर है, बी और डी जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसमें भी डबल बॉन्ड था और फिर इसमें भी इसी तरह से डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक ठोस है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग CaO बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं। ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया जल से कराई जाती है यानी कि H2O से, तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करा के क्या बनता है, CaOH का जो है होल ट्वाइस बनाता है, और साथ ही में क्या बनता है यहाँ पे, उष्मा बनता है। ठीक है,
साथ ही में इसके साथ जो है ऊष्मा निकलती है। तो फिर आगे बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में चूने का बुझना कहते हैं, ठीक है, ये बुझा चूना हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग चूने का बुझना भी कहते हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, इसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है चूने के बुझाने तथा इसके विलयन के लिए सत्य है? तो ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, ये तो गलत होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो ये ऊष्मा शोषी कैसे होगा? यह एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया, ये सही है। इसमें देखिए ये ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है क्योंकि देखिए इस ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। इसका जो मान है वो 7 से अधिक होगा, इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है क्योंकि इसमें देखिए OH उपस्थित है ना, तो OH यानी कि हाइड्रोनियन आयन उपस्थित है। तो यहाँ पे सॉरी हाइड्रोनियन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड आयन जो उपस्थित है, OH उपस्थित है। तो यहाँ पर इसका जो पीएच मान होगा यानी ये क्षारीय होगा, इसका जो विलयन होगा क्षारीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो बी और सी यानी कि इसका जो आंसर है बी और सी जो है सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो परमाणु त्रिज्या, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि किसी भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम लोग परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जो नाभिक होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग परमाणु, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये अगर ये नाभिक है और ये कोश है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी ना, या इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी इसे हम लोग कहेंगे कि परमाणुवीय त्रिज्या। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम लोग परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, इसमें भी दिया है यहाँ से बाहर तक की दूरी, लेकिन ये जो चौथा नंबर देखिए इस वाले में हमारा क्या बोल रहा है, सिर्फ बाहर बाहर ही दिया है, ठीक है, यहाँ से बाहर से बाहर। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर अगर देखना है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा हमारा कि दूसरा और तीसरा जो है इसका सही होगा, ठीक है। ये 2 नंबर सही होगा और ये आपका जो है 3 नंबर सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा और तीसरा, इसको थोड़ा जूमिंग जो है हम कम कर देते हैं क्योंकि जूम किया गया था इसको। तो ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा और तीसरा जो है आपके सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये नाभिक से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी को दिखाया गया है, बाकी इन दोनों में नाभिक से बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को नहीं दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दूसरा और तीसरा, यानी कि ये बी वाला जो है इसका सही होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया, कुछ कालम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये कालम दिया है, कालम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का जो है सुमेलन कराना है कालम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से, ठीक है। यानी कि कालम ए में ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं और कालम बी में उनके अनुप्रयोग हैं, उनका यूज कहाँ पे करते हैं, इनका जो है हम लोगों को सुमेल कराना है, यानी कि मिलान कराना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग उपयोग करते हैं विरंजक के रूप में, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, ठीक है। जब अम्लता की समस्या आ जाती है, एसिडिटी की समस्या आ जाती है, तो वहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा जो है यूज करते हैं। फिर इसी तरह से हमारा जो धावन सोडा है, तो धावन सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं कांच का जो है विरंजक बनाने में, कांच के विरंजन में जो होता है धावन सोडा का यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनाने के लिए। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सी वाले में देखिए, एक का सी है, 2 का डी है, एक का तीसरे का ए है और चौथे का बी है, ठीक है। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो क्या होता है? तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, कि 13 का लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि चूने के पानी से भरी अगर कोई परख नली है तो उसमें फूंका जाता है, तो जब हम फूंक मारते हैं तो फूंक के माध्यम से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है,
ठीक है। इस वजह से क्या होता है, चूने के पानी का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ डायनासोर जो है, कुछ डायनासोरों में एक पर यानी कि पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकासी संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में परपिच समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ये जो है आपका डी वाला सही होगा। पक्षियों की जो उत्पत्ति है वो सरीसृपों से हुई, ये सही, ये आंसर जो है इसका सही है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर की तरफ। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, यानी कि अगर कोई जीव है उसका जो जीवाश्म है वो पृथ्वी की बहुत ही गहराई से प्राप्त हुआ है, तो आप क्या भविष्यवाणी करेंगे। तो पहला दिया है कि जीव का जो विलोप है हाल ही के कुछ वर्षों में, ये तो गलत होगा, क्योंकि जो जीव होता है जितना अधिक गहराई पे, जीव का जो जीवाश्म जितना अधिक गहराई से प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि वो उतने ही अधिक परतों से ढका है। तो जितना अधिक परत से ढका होगा, यानी कि वो जीव का जो यानी कि जो जीव है वो बहुत समय पहले ही उसमें दब गया था। यानी कि जितना पुराना जीव होगा उतना ही नीचे दबा होगा, और जितना नया जीव होगा वो उतना ही ऊपर दबा होगा। तो यहाँ पे गहरी परत की बात करें, यानी कि बहुत ही नीचे दबा है, तो इसका मतलब कि जो जीव है वो बहुत ही पुराना है। तो जीव का जो विलोप है हजारों वर्ष पूर्व हुआ, ये जो इसका राइट आंसर होगा कि जितना अंदर जाएंगे आप लोग, समय जो है उतना ही पुराना होता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दिया है, ये चित्र दिया है यहाँ पे ABC किस क्रम में होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये फिगर है और इसमें बताना है कि ये जो होता है किस क्रम में होते हैं। तो ये जो होता है इसे हम लोग प्रांकुर कहते हैं, ये ए वाले को इसे प्रांकुर कहते हैं, इसे बीज पत्र कहते हैं और इसे मूलांकुर कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ABC को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सही होगा, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, यानी कि 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये जो है हमारा जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे जो होता है भारत सरकार पुरस्कार देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR कैपिटल RR स्मॉल YY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल RR कैपिटल YY में संकरण कराया जाता है, तो F1 बीज कैसे प्राप्त होंगे। ठीक है। यानी कि इनका जब संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी के जो बीज होंगे वो किस तरह के प्राप्त होंगे। तो देखिए इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है। 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल और पीले बीज जो है प्राप्त होंगे, गोल और पीले। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। ये फिगर दिया यहाँ पे, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए, यानी यहाँ पे ए बनाया गया है, ये वाला जो है ए है, मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है, इसको बताना है। ठीक है। तो ये बच्चों जो है इसका डी आंसर होगा, अंडाशय को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और इसका जो है पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आपको लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्नों को भी बताएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम बनाए वो आप तक